हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोल कराया। उस पोल के अंदर हमने आपसे पूछा कि हमें इस चैनल पर अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टार्ट करनी चाहिए या कोर मैथमेटिक्स। तो आप लोगों ने कांटे की टक्कर दी वहां पर, तो कोई डिसीजन वहां से आ नहीं पाया कि क्या बच्चे चाहते क्या हैं। तो दोनों ही क्राउड है, दोनों ही बच्चे हैं और हम दोनों ही बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, चाहे वो कोर का हो चाहे वो अप्लाइड का हो। तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम दोनों पढ़ाएंगे, ठीक है जी। और शुरुआत उन टॉपिक से करेंगे जो दोनों में कॉमन है, यानी सेट थ्योरी। ये दोनों मैथमेटिक्स में आता है। सेट थ्योरी जो होता है वो कोर मैथमेटिक्स का भी पार्ट है, वो हमारी अप्लाइड मैथमेटिक्स का भी पार्ट है। तो इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, लेकिन ये आगे जाकर बहुत सारे चैप्टरों के अंदर लगने वाला है, तो उसको थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। एक नई दुनिया, एक नया मैथमेटिक्स आपको सीखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ाई करेंगे। और वैसे बहुत इजी, बड़ा सा एंटरटेनिंग सा चैप्टर है और मुश्किल नहीं है। तो सेट थ्योरी है क्या? सेट। अब बात करते हैं व्हाट इज अ सेट। एक सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। देखो, बचपन के अंदर हम लोगों को कुछ चीजें कलेक्ट करने का शौक होता था। जैसे मुझे ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरेजर्स कलेक्ट करने का बड़ा शौक होता था। मतलब वो वाटरमेलन बना हुआ, पॉकीमॉन बना हुआ, पेंसिल के पीछे लग जाता था, एक तरफ इंक एक तरफ वाइट रबर। तो वो कहीं ना कहीं मुझे वो डिफरेंट कलर्स, वो फ्रेगनेंस वाले और वो नियॉन कलर्स, रेडियम वाले, तो वो मैं कलेक्ट करता था। और मेरे पास एक पाउच होता था जब मैं डिफरेंट काइंड्स, मतलब उनको यूज़ नहीं करना है मेरे को, उनको मैं यूज़ नहीं करता। यूज़ करने के लिए तो अपना वही नॉर्मल सा इरेजर होता था नटराज का, लेकिन उनको कलेक्ट करने का बड़ा शौक होता था, ठीक है जी। अब मेरी बेटी को हेयर बैंड्स कलेक्ट करने का बड़ा शौक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के, कलर्स के हेयर बैंड्स वो कलेक्ट करती है, ठीक है ना। तो मतलब मेरे हिसाब से, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश के अंदर सिर्फ 11 लोग ही क्रिकेट खेलते हैं, आंसर इज नो। आंसर तो बहुत सारे खेलते हैं, तो उन 11 लोगों को चुनना पड़ता है, ठीक है जी। तो मतलब अ ग्रुप ऑफ 11 या 14 प्लेयर्स जो कि हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे फॉर प्लेइंग क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल, ठीक है ना। तो उन ग्रुप को क्या बोलेंगे? सेट। अ वेल डिफाइंड, उनमें एक वेल डेफिनेशन क्या है कि वो इरेजर्स हैं। उसमें एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन क्या है कि वो हेयर बैंड्स है। उसमें वेल डिफाइंड क्या है, वो सारे के सारे क्रिकेट खेलते हैं और इंडिया के लिए खेलते हैं, ठीक है जी। तो एक ग्रुप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल के अंदर आपकी जो क्लासरूम है वो भी एक सेट है। वो भी क्या है बेटो? एक सेट है। तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। मतलब जो आपके लिए, अब देखो यहां पर हम लोगों ने वर्ड यूज किया है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब वेल डिफाइंड यहां पर यूज किया है, मतलब विच इज सेम फॉर ऑल, विच इज सेम फॉर ऑल, और यू कैन से दैट विच इज यूनिक इन नेचर, जो यूनिक नेचर की होगी, विच इज यूनिक इन नेचर। अब कहानी यहां पर यह आती है बेटा कि कौन सी चीजें सेट नहीं होती। अब सेट वो नहीं हो सकती जो आपके लिए अलग हो और मेरे लिए अलग हो, ठीक है जी। मतलब कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब डेंजरस का जो डेफिनेशन है ना, वो सबके लिए अलग होती है। कई लोगों को शेर से भी डर नहीं लगता। मतलब वीडियोस मैंने देखी हैं, शेर को ना हगी पा के सो रहे होते हैं, बताओ, मतलब मजाक ही चल रहा है, नहीं, ठीक है जी। और कई लोगों के घर में कॉकरोच आ जाए तो वो बेड से नीचे नहीं उतरते। तो डेंजरस का लेवल अलग है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बात करूं द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो ये आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। द सेट ऑफ कह सकते हैं वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपके दिमाग में भी AEIOU आएगा, मेरे दिमाग में भी AEIOU ही आएगा, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? तो कहानी यहां पर है कि जो चीज आपके लिए और मेरे लिए डिस्टिंक्ट है, मतलब एक तो अलग हो गया, ऑब्जेक्ट सारे अलग होने चाहिए, और आपके और मेरे लिए वेल डिफाइंड है। मतलब जो आपके मन में, दिमाग में वो एलिमेंट्स आएंगे और मेरे दिमाग में जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेम है, तो वो सेट है, अदरवाइज वो नहीं है। मतलब विच इज ट्रू और फॉल्स फॉर एवरीवन, ठीक है जी। विच इज सेम फॉर ऑल, मतलब उसका नेचर यूनिक होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक लाइन बोलूं तो आप और मैं बिल्कुल सेम तरीके से बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक कलेक्शन होना बहुत जरूरी है। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बारी काउंट किया जाता है भैया,
अगर मेरे पास वाटरमेलन वाले 4 इरेजर्स हैं तो मैं उनको 4 काउंट नहीं करूंगा, मैं उसको अपनी कलेक्शन में एक ही बारी कलेक्ट करूंगा। यार बहुत लोग ना, हमारे उस समय ना हॉट व्हील्स की कार चलती थी, हॉट व्हील्स आज भी बड़ी फेमस होंगी शायद, मेरे को पता नहीं, तुम बड़े हो गए। तो हम हॉट व्हील्स की कलेक्शन करते थे। तो मतलब एक नई कलेक्शन में गाड़ी आती थी तो हम उसको खरीदते थे, रिक्वेस्ट करते थे पेरेंट्स से कि यार वो दिलवा दो। तो वो हमारे पास 10-12 कार्स होती थी हॉट व्हील्स की, तो वो कलेक्शन है, वो मेरा एक कलेक्शन है। कई लोगों की गानों की कलेक्शन होती थी उस समय ना। आजकल तो यार स्पॉटिफाई और विंक वगैरह चलता है, हमारे उस समय तो वो कैसेट चलती थी, कैसेट या सीडी प्लेयर होता था। तो हम सीडी के अंदर कलेक्ट करके रखते थे कि यार ये वाली सीडी के अंदर 90s के सॉन्ग्स हैं, ये वाली सीडी के अंदर हिमेश रेशमिया के सॉन्ग है, ये वाली सीडी के अंदर अक्षय कुमार के सॉन्ग्स हैं। तो एक कलेक्शन होता था, आज जिसको हम प्लेलिस्ट कहते हैं। प्लेलिस्ट इज ऑल्सो मतलब एक कलेक्शन, लेकिन ऑब्वियस ही बात है वो मेरी यूनिक कलेक्शन है, वो सबके लिए सेम नहीं हो सकती। हाँ, अगर मैं बात करूं द कलेक्शन ऑफ ऑल सॉन्ग्स ऑफ अक्षय कुमार, वो कलेक्शन सबके लिए, आपके लिए भी वही होगा, मेरे लिए भी वही होगा, ठीक है जी। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉन्ग्स इन 90s, तो भैया वो आपके लिए बेस्ट वर्जन अलग है, मेरे लिए बेस्ट वर्जन अलग है। आपको तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त अच्छा लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, कॉमन सेंस की बात है। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है बेस्ट वर्ड की, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन करते हैं, एक तरीका देखते हैं कि भैया वो सेट है या नहीं है, ठीक है जी। तो पहला वर्जन तो हमारा यही होता है इस चैप्टर के अंदर कि कौन सी चीज सेट बन सकती है और कौन सी चीज सेट नहीं बन सकती। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। कह रहे ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या मेंबर्स एक सेट के अंदर आने वाले, जैसे मैंने बताया ना वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरेजर्स, या एक 11 लोगों की टीम में जो भी नाम है, ठीक है जी, जैसे वो हार्दिक पांड्या हो गया, विराट कोहली हो गया, MS धोनी हो गया, XYZ, बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में। तो जो 11 लोगों की टीम है उनको हम एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोल लो, एलिमेंट बोल लो या मेंबर बोल लो। ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स, एक ही बात है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, हमेशा सेट को आप कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करोगे, और जितने भी एलिमेंट होंगे अंदर उनको आप यूजुअली स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है? एक सेट को कैपिटल से, एलिमेंट्स को स्मॉल से। तो इन दोनों स्लाइड्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो मैं आपको एक बात समझाता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई आंसर। पहले तो हमारा सवाल ये है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, ठीक है जी। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो आपके मन में भी यही आया होगा, जनवरी, जून और जुलाई, इसके अलावा तो कुछ नहीं आया। तो यानी आप और मैं बिल्कुल सेम बात सोच रहे हैं, तो यस इट इज अ सेट। तो क्या हो गया? यस इट इज अ सेट। तो इसकी जस्टिफिकेशन यही हुई बच्चों, जस्टिफिकेशन एक ही है, वो ये है कि इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो वेल डिफाइंड है और यूनिक इन नेचर है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। आपकी लिस्ट के अंदर चेतन भगत जी होंगे, मेरी लिस्ट के अंदर चेतन भगत जी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि वो टैलेंटेड है। अब देखो, आप मेरे को गलत साबित नहीं कर सकते भैया, आपके हिसाब से टैलेंट कुछ और होगा, मेरे हिसाब से टैलेंट कुछ और होगा। मैं कहता हूं कि कोई भी मुंशी प्रेमचंद जी को बीट नहीं कर सकता, समझ रहे हो? तो अलग अलग है। तो नो इट इज नॉट अ सेट, नो इट इज नॉट अ सेट। तो भैया आपकी और मेरी टैलेंटेड वर्ड की डेफिनेशन अलग हो सकती है। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब बेस्ट में तो भैया आप में शायद विराट कोहली आ रहा होगा, मेरे में नहीं आता, समझ रहे हो? कईयों में हार्दिक पांड्या आ रहा होगा, कईयों में नहीं आ रहा होगा। तो ये भी सेट नहीं है, नो इट इज नॉट अ सेट, ये भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। हाँ, ये तो सेम है, आपकी क्लास में आप सेट बनाओ, मैं आपकी क्लास में आके सेट बनाऊं, तो बेटा वो तो सेम ही होगा। तो यस इट इज अ सेट, क्योंकि उसके अंदर एक वेल डेफिनेशन है, ठीक है जी। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, बिल्कुल 1 2 3 4 कहाँ तक चला जाएगा? 99 तक। तो यस इट इज अ सेट, क्योंकि आपने भी ये सोचा, मैंने भी ये सोचा। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद जी। तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो आपने देखा कि ऑब्वियसली बात है यार, देखो आपको नहीं पता कितने लिखे हैं, मुझे नहीं पता कितने उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, लेकिन अगर हम गूगल करें तो एक लिस्ट आपके पास भी आएगी, मेरे पास भी आएगी, तो वो लिमिटेड होंगे और वो सेम होंगे। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल के अंदर मान लो 100 नॉवेल्स लिखे, और 100 के 100 आपको भी वही होंगे, मेरे भी वही होंगे।
यस, क्योंकि यहाँ पर फेवरेट वर्ड नहीं लिखा, बेस्ट वर्ड नहीं लिखा, ये लिखा है कि कितने उन्होंने लिखे हैं, वो तो सबके लिए सेम होंगे ना। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, हाँ तो बेटा इवन इंटीजर्स में आ गया 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 0 आ गया, -2 आ गया, -4 आ गया, -8 आ गया, तो बिल्कुल सबके लिए ट्रू है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यस इसमें भी बात सेम ही है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, भैया ये तो सबके लिए अलग अलग होता है, सबका अपना अपना एक डर का लेवल है, समझ रहे हो, तो डेंजरस चीज़ सबके लिए अलग होती है। तो अभी फिलहाल हमको ये समझ में आ गया कि एक सेट वही होगा जो वेल डिफाइंड होगा और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अंदर होंगे। अंदर वाले इनको क्या बोलोगे आप, एलिमेंट्स कह सकते हो, ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो, या मेंबर कह सकते हो। एक सेट कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होगा और एलिमेंट यूजुअली स्मॉल लेटर से। इतना ही सीखा अभी तक। चलिए, तो ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात, मतलब हाय हेलो हो गई। अब हम देखते हैं कि एक सेट को लिखने के तरीके क्या होते हैं। तो वेज टू राइट अ सेट, एक सेट को लिखने के कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका आता है रोस्टर फॉर्म। पहला तरीका आता है रोस्टर फॉर्म। आप एक सेट को मैथमेटिकली रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, इन रोस्टर फॉर्म all the elements of sets are listed, the elements are being separated by commas and are enclosed within braces यानी ब्रैकेट। अब आप लोगों ने बचपन से लेकर आज तक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स देखे होंगे। आप लोगों ने ये वाला ब्रैकेट देखा होगा, आप लोगों ने ये देखा होगा, और अब आप ये भी देख रहे हो करली ब्रैकेट। तो सेट हमेशा करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रोस्टर फॉर्म में कह रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, पहली बात तो खिल खिल के नजर आएंगे, और इसके अंदर एलिमेंट्स को आप ब्रैकेट्स और कॉमास की मदद से लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिख लिया A 1 3 5 7 9 11 13 15। तो इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। पहली बात तो एलिमेंट काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। एलिमेंट की यूनिकनेस भी समझ में आ रही है हम लोगों को। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो ऑड नेचुरल नंबर है अप टू 15, है या ना। तो ये क्या है, एक सेट है। और ब्रैकेट यही लगाने हैं। अगर आपको ब्रैकेट लगाने नहीं आते कर ली तो भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम्हारे भाई ने भी 2 दिन बर्बाद किए थे अपने 11th स्टैंडर्ड में, और हम लोग तो इतने ज़्यादा घबरा गए थे कि स्टार्टिंग में तो हम ऐसे वाला बनाना शुरू हो गए थे। टीचर ने कहा भैया ऐसे बनाओ, लेकिन काम चलाओ, दूसरे ब्रैकेट हम चाहकर भी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी करली ब्रैकेट्स की। तो ये आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल बी एक सेट आ गया हमारा, AEIOU आ गया, ठीक है जी। इसके बाद सी एक सेट आप लिख सकते हो, हाँ जी, सी एक सेट लिख सकते हो आप -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जो सेट्स हैं इसके अंदर ब्रैकेट्स और कॉमास का इस्तेमाल हुआ है। अल्फाबेट्स, कैपिटल, रिप्रेजेंटेशन, हर एक एलिमेंट खिल खिल के नजर आता है। इस सेट को कहते हो आप रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हो बेटा, रोस्टर फॉर्म, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। एक इसकी एक और फॉर्म होती है, पहली तो आ गई रोस्टर, दूसरी आती है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरी फॉर्म आती है सेट बिल्डर। ये दोनों पढ़ने के बाद कंपैरिजन करने में मजा आता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, ध्यान से देखना। सेट बिल्डर जो सेट को बनाएगी उस फॉर्म को कहते हो आप सेट बिल्डर फॉर्म। एक ऐसी फॉर्म जो सेट को बिल्ड करती है, ठीक है जी। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set। मतलब उसके अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट लिखी जाएगी जिसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी होगी। जैसे बताता हूँ, या देखो मैं बताता हूँ, मैथ्स ना कभी डेफिनेशन से नहीं पढ़ी जाती, फॉर्मेलिटी होती है ये, ठीक है ना। फील तो एग्जाम्पल से आती है मैथमेटिक्स में, ठीक है जी। अब जैसे आपने पहला एग्जाम्पल लिखा था ये रोस्टर फॉर्म में 1 3 5 7 9 11 13 15। अगर इसी को मैं सेट बिल्डर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, x is such that x, बोलो मेरे साथ, x is such that x is odd natural numbers up to 15। अब मुझे बताओ, जो ये मैंने स्टेटमेंट लिखी और यहाँ जो अलग अलग एलिमेंट लिखे हुए हैं, इनमें बात तो एक ही, ये दोनों सेम ही तो है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। यहाँ पर हर एक एलिमेंट खिल खिल के नजर आ रहा है। वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि देगी वही, लेकिन इससे वो बनाई जाती है।
सेट बिल्डर से रोस्टर बनाई जाती है। वैसा नहीं, रोस्टर से भी हम देखो बना ही रहे हैं सेट बिल्डर। इसलिए मैं एक भ्रम तोड़ता हूँ बच्चों का कि बच्चे सोचते हैं कि सेट बिल्डर से ही रोस्टर बन सकती है, रोस्टर से सेट बिल्डर नहीं बन सकती। बनी रही है तो आपके सामने ही है। यूनिकनेस पहचानो, स्टेटमेंट में उतार दो। तो x इज सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर्स अप टू 15। ये स्टेटमेंट नोटेशन है, आप इसको कह सकते हो इट इज स्टेटमेंट नोटेशन। इट इज स्टेटमेंट नोटेशन। ये एक स्टेटमेंट फॉर्म होती है एक सेट की। क्लियर है बेटा? इट इज अ स्टेटमेंट फॉर्म। ऑलरेडी आगे बढ़े, चलो बी क्या कहता है, ए ई आई ओ यू। तो ये भी समझ में आता है। एक्स इज सच दैट एक्स इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इन इंग्लिश अल्फाबेट वॉवल है ये, ठीक है जी। सी देखेंगे, -3 से लेकर 4 तक इंटीजर्स हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज इंटीजर फ्रॉम -3 to 4। और भी बतेरे तरीके हैं, ये तो बड़े बचकाने तरीके से लिखे हैं, लेकिन हाँ इसमें भी उतने ही नंबर मिलेंगे। प्रो तरीके से लिखो तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे। अगर मार्क्स की बात की जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखो मतलब वही होना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन अलग हो सकता है, मीनिंग वही होना चाहिए। देखो लिखा है ना, पोजेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वही होनी चाहिए सबके अंदर। तो इस सेट को बोलते हैं हम सेट बिल्डर, और उसको बोलते हैं हम बेटा रोस्टर। क्या बोलते हैं? रोस्टर। चलिए अब राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। इन सबको रोस्टर फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है, तो कर देंगे। पढ़ो और कर दो। एक इंटीजर है -3 से बड़ा और 7 से छोटा। अब -3 से बड़ा पहला इंटीजर आता है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7 से छोटा कौन सा है बेटा? 6 है। सिंपल सी बात है। तो हमने इस सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में क्या कर दिया? कन्वर्ट। बी देखेंगे बच्चों, कह रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, यही है ना आपके दिमाग में भी? तो ये सारे सेट है, क्योंकि देखो अगर ये सेट नहीं होंगे तो आप अलग आंसर लिखोगे, मैं तो अलग आंसर लिखूंगा, इसलिए इनका यूनिक होना बड़ा जरूरी है। सी देखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर ढूंढो जिनका सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? 8। जैसे पहला आ गया 17, फिर 26, 35, इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। देखो ना, 7 + 1 8, 6 + 2 8, 3 + 5 8, 44 हो गया, 53 हो गया, 62 हो गया, 71 हो गया, और 80 भी हो गया। ठीक है जी। 08 नहीं लिख सकता था। 08 क्यों नहीं लिख सकते आप? क्योंकि वो तो सिंगल डिजिट नंबर होता है ना। x is such that x is a prime number which is divisor of 60। जो 60 को डिवाइड कर दे ऐसे प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है, और कोई भी नहीं होता। ये मुझे पता कैसे चला? आप प्राइम फैक्टराइजेशन ले सकते हो। 2 कितना आ गया? 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। तो आप प्राइम फैक्टर ले सकते हो। तो इसके अंदर आपको 3 ही प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं, एक है 2 और एक 3 और एक 5। एक सेट में एक एलिमेंट एक बार ही आएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, ठीक है जी, इसको भूलना नहीं है। मान लो एक सेट है A 1 2 2 3 3 3, ठीक है जी। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितने होंगे? देखो जो अगर कह रहा है कि भैया 6 होंगे तो वो गलत है, आंसर इस 3 होंगे। क्यों? हम इसको एक ही काउंट करेंगे। अगर एक एलिमेंट एक सेट में कई बारी आता है तो वो काउंट एक ही बारी होता है। ठीक है जी। इसलिए अगर आप यहाँ 2 2 3 5 भी लिख दोगे तो भी बात एक ही है, 2 3 5, इट्स ऑल सेम थिंग। क्लियर है? चलें आगे। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब उल्टा आ गया, 3 6 9 12 को सेट बिल्डर में लिखो। तो यूनिकनेस पहचानो भैया, इनमें खासियत क्या है? 3 6 9 12 है क्या? दे आर मल्टीपल ऑफ 3। तो इस सेट का नाम A दे देते हैं। X इज सच दैट X इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। कहां तक है बेटा? 12 तक। तो अप टू 12। अगर मैं अप टू 12 नहीं लिखूंगा तो चलते रहेंगे, लेकिन इनको 12 पर रुका हुआ है। ठीक है जी। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। चलिए 2 4 8 16 32, ये क्या दिख रहा है? यूनिकनेस थोड़ा क्रूशल है।
तो देखो ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे चल रहा है। तो x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n है, और जो n है वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 है। मानते हो कि नहीं मानते हो? 2 की पावर 1 हो जाएगी तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी तो 4, 3 हो जाएगी तो 8, 4 हो जाएगी तो 16, और अगर 5 हो जाएगी तो 32। ठीक है जी। तो ये यूनिकनेस ढूंढनी पड़ेगी, कभी जल्दी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। देखो ये भी वही है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। x is such that x is equals to 5 की पावर n, where n is equals to 1 2 3 4, 4 तक रुक गया ये। क्लियर? चले आगे। 2 4 6 8, भैया ये तो इवन नंबर हो गए और इसी कोई लिमिट भी नहीं है। x इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स, और ये तो रुकने वाला है ही नहीं, तो अप टू वर्ल्ड लिख नहीं सकते क्योंकि ये इवन नेचुरल नंबर चलते जा रहे हैं, इनफाइनाइट चलेंगे। 149, ये कैसे बताओगे भैया? 149 100, ये आप परफेक्ट स्क्वायर। देखो यूनिकनेस पहचाननी पड़ेगी, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। x इज सच दैट x इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर अप टू 100 तक के परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, सबके स्क्वायर रूट्स पॉसिबल है। तो आसान है यार, कोई गेम मुश्किल नहीं है। मतलब आप सेट बिल्डर से रोस्टर और रोस्टर से सेट बिल्डर जा सकते हो, और अब तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखते हैं। ठीक है जी, ओके डन, क्लियर है। चलिए अब एक नया टॉपिक आता है कि बिलोंग्स टू एंड डू नॉट बिलोंग्स टू। देखो बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है, बिलोंग्स टू का जो सिंबल है अपना, वो है ये, जैसे ई बनाया और डैश डाल दिया, और डू नॉट बिलोंग्स टू का जो सिंबल है वो ई बनाकर नॉट आ गया। ठीक है जी। ये कब इस्तेमाल होगा? अगर कोई एलिमेंट उस सेट में आ रहा है तो हम यूज करेंगे बिलोंग्स टू। और कैसे पढ़ेंगे? जैसे 5A का पार्ट है कि नहीं है? क्या 5A में आ रहा है? यस, तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। वी गोना राइट 5 बिलोंग्स टू ए। बात समझ में आ गई? अगर 8 के बाद देखो तो क्या 8 यहां पर आ रहा है? आंसर इज नो, तो हम लिखेंगे 8 डू नॉट बिलोंग्स टू ए। तो 8 बिलोंग नहीं कर रहा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? फिर 0 देखो, क्या 0 आ रहा है? नो। 4 आ रहा है? यस। 2 आ रहा है? यस। 10 आ रहा है? नो। क्लियर हुई बात? चलें आगे देखें। तो ये है बेटा हमारा बिलोंग्स टू एंड डू नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? ये है हमारा बिलोंग्स टू और डू नॉट बिलोंग्स टू। चलें आगे बेटा। चलिए तो बेटा आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की। टाइप्स ऑफ सेट्स, कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स की बात हम आज करेंगे, कुछ अगले लेक्चर में करेंगे। एम्प्टी सेट, अब देखो नाम से ही लग रहा है तो कितना खाली लोनली बॉय होगा। एम्प्टी सेट या नल सेट, इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं वॉइड सेट। मतलब अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट, हैविंग नो एलिमेंट इन इट, उसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग? नल सेट यानी वॉइड सेट यानी एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता। देखो इसकी सेट बिल्डर तो कुछ भी हो सकती है, बट इट्स रोस्टर रिप्रेजेंटेशन, जो इसकी रोस्टर प्रेजेंटेशन होती है, इस या तो आप खाली ब्रैकेट बना लो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, या आप एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं फाई, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं एक एम्प्टी सेट को, एक नल सेट को। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं वैसे तो। फॉर एग्जाम्पल ए सेट ले लिया, एक्स इज सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। 2 को छोड़कर इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? कोई भी नहीं होता। तो ये एम्प्टी सेट हो गया।
तो ये ए की सेट बिल्डर फॉर्म हो गई और ये ए की कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म। ठीक है जी। और देख लो बी, एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 7। 2 से छोटा और 7 से बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर होता है भाई, कोई भी नहीं होता, कोई नंबर ही नहीं होता नेचुरल। क्या, तो आंसर आ गया 5। तो मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना है उसको आप क्या कहते हो, एम्प्टी सेट। ठीक है जी। फिर आता है फाइनाइट सेट्स, ये तो आपको पता ही है। अ सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स इन इट इज नोन एज फाइनाइट सेट। अब जैसे ए आ गया हमारा 1 2 3 4 5, ये रुक गया है। ठीक है जी। एक ले लेते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज मंथ इन अ ईयर, मंथ इन अ ईयर। ठीक है जी। ठीक है जी। एक ले लेते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज प्राइम फैक्टर ऑफ 12। ठीक है जी। 12 के प्राइम फैक्टर्स, तो ये भी सारे के आगे बेटा फाइनाइट सेट्स है। इसके अंदर एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे, लिमिटेड होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। एक आता है इनफाइनाइट सेट, अ सेट हैविंग अनकाउंटेबल एलिमेंट्स इन इट, जैसे हमने डाल दिया 2 4 6 8 सो ऑन। ठीक है जी। बी डाल दिया, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी। ये तो अनलिमिटेड होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। तो फिर एक डाल देते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। भाई 2 को छोड़ के सारे ही प्राइम नंबर ऑड होते हैं और वो अनगिनत होते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे आगे इनफाइनाइट सेट जो रुकते नहीं है। ठीक है जी। फिर आता है बेटा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा, दो ऐसे सेट जो बिल्कुल इक्वल है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट। ठीक है जी। एक होता है इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है जी। अभी मैं आपको इक्वल सेट्स के बारे में बता रहा हूँ। हम एक स्पेशल सेट्स की बात करेंगे जहाँ पर मैं सिंगलटन और ये सब चीज़ें बताऊंगा आपको, जब हम सुपर सेट, सब सेट्स की बातें करेंगे। तो आज मैं आपको ये इक्विवेलेंट तो नहीं बता रहा, हाँ अभी मैं आपको बता रहा हूँ इक्वल सेट्स। ठीक है जी। इक्वल सेट्स कौन सा सेट होता है, इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं, जो बिल्कुल सेम होते हैं, मतलब सेम एलिमेंट having same elements irrespective of order। ऑर्डर कुछ भी हो, irrespective of order, ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है ए बी सी डी और एक सेट है बी सी डी ए, तो यस वी कैन से दैट ए जो है वो बी के बराबर है। लेकिन एक सेट है ए बी सी डी और एक सेट है सी ले लेते हैं, वो ले लिया ए सी बी ई। ठीक है जी। तो क्या ये दोनों बराबर है, आंसर इज नो, ए इज नॉट इक्वल्स टू सी। ठीक है जी। अच्छा एक ले लिया हमने 1 2 3 4 और यहाँ पर ले लेते हैं हम एक बी सेट 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी ए बी के बराबर नहीं है। मतलब बिल्कुल सेम होने चाहिए सारे के सारे एलिमेंट, चाहे वो क्वांटिटी में हो चाहे वो एलिमेंट्स हो, चाहे आगे पीछे हो वो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो ये होता है बेटा हमारा इक्वल सेट्स। क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल ऑफ नल सेट, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाए, आंसर इज नो। तो यस इट इज अ नल सेट, इट इज अ नल सेट, ये नल सेट होगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, भाई इवन प्राइम नंबर तो होता है, वो होता है एक 2 होता है कि नहीं होता, इसमें एक एलिमेंट तो आएगा। तो नो इट इज नॉट अ नल सेट, ये एक नल सेट नहीं है। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा। अभी मैंने बताया कि नो ये मतलब ये क्या होगा, एक नल सेट होगा, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा। तो यस इट इज अ नल सेट। y is such that y is a point common to any two parallel lines,
क्या दो पैरेलल लाइंस के ऊपर कभी भी कोई कॉमन पॉइंट आएगा? आंसर इज नो। तो यानी इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं आया, तो यस इट इज अ नल सेट। मैं यस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये नल सेट है, क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, कोई कॉमन पॉइंट है नहीं, ठीक है जी। तो इन सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा नहीं, इसलिए ये तीनों सेट्स कौन से हैं बेटा? हमारे एम्प्टी सेट्स हैं। और इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया तो ये एम्प्टी सेट यानी नल सेट नहीं है। क्लियर हुई बात? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट? बहुत सिंपल सा ये है टाइप्स ऑफ सेट्स आज का लेक्चर ना। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, ये क्या हो गया बेटा? हमारा फाइनाइट हो गया। ये चलता जा रहा है तो ये इनफाइनाइट हो गया, समझ रहे हो? ये रुका हुआ है तो ये फाइनाइट हो गया। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ये क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। और सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे प्राइम नंबर, ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। बात समझ में आ गई? सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है यार। आज तो बेस बना रहा हूं मैं तुम्हारा, कोई टेंशन नहीं लेनी। आप बताना कौन कौन से इक्वल है और कौन कौन से इक्वल नहीं है। ए बी सी डी, डी सी बी ए। यस, ए जो है वो बी के क्या है बेटा? बराबर। 4 8 12 16, 8 4 16 18। देखो उसके अंदर 12 है, इसके अंदर 18 है, तो ए बी के बराबर नहीं होगा। 2 4 6 8 10, पॉजिटिव इवन इंटीजर 10 या 10 से छोटा। अब देखो इक्वल टू का भी साइन है, तो ये भी तो वही हो गया ना, 2 4 6 8 10 हो गया। तो यस, ये अगर बी है तो ए किसके बराबर आ गया बेटा? बी के बराबर आ गया, बिल्कुल आ गया। x is such that x is multiple of 10, 10 15 20। भाई यहाँ तो मल्टीपल ऑफ 5 भी आ गया, तो यहाँ पर a जो है वो b के बराबर नहीं है। सॉर्टेड, क्लियर है, डन है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सेट्स। जो हमारी अगली क्लास होने वाली है बहुत जल्द, उसके अंदर हम थोड़ा सा और लेवल अप ऊपर कर देंगे। हम बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सबसेट्स का, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, पावर सेट का, ये सब पढ़ा दूंगा, कॉम्प्लीमेंट का, सब्ट्रैक्शन, इक्विवेलेंट सेट, स्पेशल सेट्स लिख देते हैं यहाँ पर, हम स्पेशल सेट्स के बारे में बात करेंगे, एटसेट्रा। बहुत सारा काम करेंगे, लेकिन बिफोर दैट एब्जॉर्ब दिस, इसको एब्जॉर्ब करो। एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो 1.1 प्लस 1.2 आपकी खत्म हो गई आज। अगर आप एनसीईआरटी के विद्यार्थी हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, अप्लाइड वाले भी, जो अप्लाइड वाले बच्चे हैं वो भी एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं इन चैप्टरों के लिए जो कॉमन है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। वरना आपके लिए प्राइवेट बुक्स अवेलेबल हैं, शायद अभी एनसीईआरटी आई नहीं है। तो 1.1 और 1.2 आप वहाँ से कर सकते हैं विद एग्जाम्पल। बहुत ही कोई डाउट नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल सा क्रिस्प सा टॉपिक है। मैंने आज आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझा दिया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में मैथ्स के लेक्चर में इन सारे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।